इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 9 जन सुविधाएं भाग 2। इसमें पढ़ेंगे सरकार की भूमिका क्या होती है। सरकार की भूमिका ही है कि हर चीज को मुहैया करवाए। जिस तरह यहाँ पर देखो लिखा है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस आधार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर ध्यान करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। भारत में हर राज्य में, हर जिले में एक असमानता तो है, शिक्षा के मामले में, सरकार के अनुच्छेदों के मामले में, संविधान के मामले में, कानूनों के मामले में। यहाँ पर आज के डेट में तो जो हवलदार बन रहा है उसको लग रहा है कि हम एसपी हैं उस एरिया के। अब भाई हवलदार हो, तुम जितना पोस्ट हो उतना ही उड़ो ना। तो ये सब तो दैनिक भूमि है, जिसकी जैसी सोच बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जैसा कोई होगा वैसा ही सोच सकता है। चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, और जन सुविधाएं तो महत्वपूर्ण है ही है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जानी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। किसके ऊपर आती है? सरकार के ऊपर आती है। जो भी सरकार वहां का निजी सरकार हो। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक है, यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया करवाए। बिजली दे, स्कूल दे, हॉस्पिटल दे, मतलब परिवहन दे, सब चीज दे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। आइए इस बात को समझे कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी है वो केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कोई भी कंपनी है मुनाफे के लिए चलता है। कक्षा 7 की पुस्तक में हम पढ़े एक पाठ पढ़े हैं, बाजार में एक कमीज। अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, और बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जिसमें मुनाफा नहीं होता है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को यह मुनाफा हो सकता है क्या? कभी नहीं। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, क्योंकि उसमें उसका घाटा होता है, उसमें आपको अपने जेब से लगाना पड़ता है, इसलिए कंपनियां नहीं करती हैं। तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये चित्र आप देख सकते हो, इसको बच्चे को पोलियो दिया जा रहा है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है बताते हैं। उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की टीका दी जाती है। टीका पहले बूंद बूंद करके पिलाया जाता था, अब तो सुई पड़ जाता है ना, इंजेक्शन पड़ जाता है। पोलियो में होता क्या है, आपको जिस तरह लकवा मारता है ना वैसा, और शरीर ठीक नहीं हो, एक तरफ मोटा शरीर हो, एक तरफ पतला हो, एक पैर मोटा हो, एक पैर पूरा एकदम हड्डी जैसा हो, मतलब अंग डिफेक्टेड हो जाता है पोलियो में, काम नहीं करता है। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। स्कूल और अस्पताल, इसमें निजी कंपनी जो है उनका दिलचस्पी होता है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देख सकते हैं। शहरों में, गांवों में नहीं। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं। जो भी निजी कंपनी है सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं, सब नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कुछ भी बेचेगा तो अपने मुनाफे पर बेचेगा।
मुनाफा मार के तो नहीं बेचेगा ना। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो सुविधा है सस्ती दर पे हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। ऐसा देगा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। जितना खर्च करेंगे उसके अनुसार ही वह सुविधाएं पाएंगे। मतलब जितना चीज के लिए हम पैसा देंगे उतना भैया मिलेगा हमको, नहीं तो नहीं मिलेगा। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। देखो ये नियम मैं बताता हूं यहाँ पे। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। अगर यह नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे में जितना खर्च करेंगे उतना ही हम मतलब हमको सुविधाएं मिलेगी। समझ लो इंटरनेट रिचार्ज जितना हम करते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा करता है, बहुत लोग कम करता है, लेकिन गलतियां ये हो जाती हैं कि सबका बराबर रखा जाता है। तो कोई ज्यादा करता है उसका ठीक है, जो नहीं करता है उसका तो चला गया ना भैया उतना पैसा। उतना रहता तो वो कुछ करता ना उसके आगे। इसका नतीजा यह होगा कि इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे समाज जनिक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। वो जो सामान्य जनिक जीवन होता है उससे वंचित रह जाएंगे। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भैया सामान्य कहाँ से मिले, सामान्य और सम्मान मतलब इज्जत कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों के मूलभूत सुविधाओं से होता है, जैसे खाना पीना जीना चलना उठना फिरना। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। अब देखो कोई भी आधुनिक समाज है, अगर ये सुविधाएं उनको दिया जाएगा तो उनका मूलभूत जरूरत जो है ठीक हो जाएगा। संविधान में जीवन के आधार का वो आश्वासन दिया गया है, और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं संविधान में भी बोला गया है जीवन के अधिकार का आश्वासन आपको देंगे। वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए कि भैया सरकार तुम ही दो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं देगा। यहाँ पे तुम्ही को करना है, तुम ही टैक्स लेता है हमसे, हम नहीं लेते हैं। आमू देखा तुमने सौदा पेट के सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहां क्या हालात होता होगा। कुमार, और किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। आमू, झुग्गी बस्तियां ऐसे क्यों होती हैं? क्या वह जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या वहां जन सुविधाएं नहीं होना चाहिए? अब देखो कुमार बोलता है मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए भी होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। आमू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। अब कुमार बोलता है गुस्से में, पर ऐसा तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। आमू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क पानी बिजली के बिना झुग्गी बस्तियों में जिंदगी कैसे होगी? सोचो, आप लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, टैबलेट पे पढ़ सकते हो, मोबाइल पे पढ़ सकते हो। अभी आप ठीक ठाक घर में होगे, छत होगा ऊपर। समझो कि जिसके सर के ऊपर छत ना हो, जो झुग्गी बस्तियों में रहता हो, करकट में रहता हो, खपरौल में रहता हो, उसका क्या हाल होता होगा। सोचो, सोचने से ही दिल दहक उठेगा कि हम अभी जो भी हैं सबसे अच्छे हैं। हमसे भी नीचे बहुत लोग हैं। आज मोबाइल के लिए रोने लगते हैं बहुत लड़के। जबरदस्ती ऐसा करना नहीं चाहिए। परिवार वाले की भी कुछ मजबूरी होती है। अगर वो दिला सकते हैं तो दिलाओ, नहीं दिला सकते तो कुछ दिन बाद दिला देना।
और नहीं दिलाना है तो वो भी बोल सकते हो कि नहीं दिलाएंगे। लेकिन कभी भी प्रेशर माँ बाप पर मत डालना, किसी भी चीज के लिए माँ बाप पर प्रेशर मत डालना। कुमार, अरे आमू, तुम्हारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के आधार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न तो, ताकि वह व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके, और हर व्यक्ति को अधिकार देना चाहिए कि वह सम्मानजनक जीवन जी सके, इज्जत से जिंदगी बिता सके। लेकिन सरकार ऐसी करेगी नहीं। क्यों करेगी? उसका तो उसमें कुछ फायदे नहीं है। फायदा होगा जब उस पर लाठियां चलेगी, तो लाठियां से फायदा होगा उनका। सरकार के ऊपर ही, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नाफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चा और खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चे की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए तो कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करने के जरिए पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। मतलब पानी का खर्च इतना कम रखा जाता है कि लोग उसका फायदा उठा सकें। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, जो केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यक्त करती है, रुपया कहां से आता है? पेंशन 50, करों का शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना? 24%। ठीक है। फिर से ब्याज आमदनी 18% होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से 9%, रक्षा से 9%, इतना सबसे 8%, 9%, अन्य ब्यौरा से 8%, पेंशन से 8%, ये सब मिलते रहता है और खर्च होते रहता है इनका पैसा। यहां से आप देखो, यहाँ पर जन सुविधाएं क्या है? जन सुविधाएं क्या होती है? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? बताओ जरा। 2 नंबर, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए, सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। उसके नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? तो बाहर के लोगों को क्यों बोलेगी? इससे में देखो 3 नंबर, अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगरपालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई
दर से, पानी पर अगर ज्यादा दर से कीमत बढ़ा दिया गया है, बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? जो बिल लेता है, ज्यादा लेता है, कम लेता है, उसका सरकार का उद्देश्य क्या है, क्यों ले रहा है? 4 नंबर, किसी वेतन भोगी कर्मचारी जो वेतन लेता है अपना व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। बड़े बड़े लोगों से बात करो कि सरकार को लोग किस किस तरह का कर चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। जो आप सोचो लिखो उसको कक्षा में दिखाओ और चर्चा करो। मैं बताता हूं, अभी चलता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें से हम जो भी खाते हैं, जो भी लेते हैं, उसका टैक्स देते हैं। ठीक है, कंपनी भी टैक्स देती है, कमाते हैं फिर भी टैक्स देते हैं, खर्चा करते हैं फिर भी टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं फिर भी टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं तो भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल का भी टैक्स देते हैं, टैक्स ही टैक्स देते हैं। हम पढ़ते हैं तो भी टैक्स देते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भी टैक्स देते हैं। पापा जी कमा कर लाते हैं, पापा कमा कर लाते हैं तो वो भी टैक्स देते हैं। और वो हमको पैसा देते हैं तो हम भी कुछ खरीदते हैं तो उस सामान का टैक्स देते हैं। टैक्स तो कहीं से ना कहीं से सरकार के पास जाना ही है। यही तो है टैक्स प्रथा। क्या है? टैक्स प्रथा। जैसा कि आप नीचे वाली तस्वीर में देख सकते हैं, ये सार्वजनिक परिवहन है, मतलब सरकारी बस। सरकारी बस का हाल देखो किस तरह, कितना भीड़ भाड़ा का एरिया है। ठीक है, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहां से आता है? अब केंद्रीय सरकार राज्यों से लेता है, राज्य से लेकर फिर राज्य को देता है। जीएसटी में 18% केंद्रीय गवर्नमेंट को जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, और उसके बाद से 9% वो रखता है, 9% राज्य को देता है। और कभी जरूरत हो तो राज्य में परिवहन बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए केंद्र सरकार भी डिपॉजिट करता है, मतलब पैसा देता है, रुपया देता है, पैसा नहीं, रुपया देता है। इस चित्र के बारे में बता दूं क्या? कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसलिए ट्रेन चलता है, मेट्रो चलता है, तेजी में जाओ। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परिवहन के रूप में महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरे हो जाती। लोगों का जरूरत भी पूरा हो जाता। मेट्रो लगा दो ना, ट्रेन लगा दो, पैसेंजर ट्रेन दे दो, पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढना जा सकता है? जहां पर मेट्रो नहीं है वहां पर बसों के अलावा क्या चलाया जा सकता है? पैसेंजर ट्रेन चल सकता है, पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चलता है, लेकिन और क्या चल सकता है? बात है ना। देखो, मेट्रो में सुविधा है कि एकदम चकाचक रहता है। तुम जनरल में जाओ, गंदा दिखेगा, कभी कभी तो जनरल में लाश जाता है, कोई मर जाता है उसी में। स्लीपर में जाओ, उसमें भी कचरा दिखेगा। एसी में जाओ, नहीं दिखेगा। डबल एसी में जाओ, मतलब AC 2 में जाओ, नहीं दिखेगा। AC 1 में जाओ, उसमें तो कचरे नहीं है, सब चीज नीट एंड क्लीन है। हम अगले भाग में पढ़ेंगे चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसके बारे में हम भाग नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं भाग नंबर 3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।